नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है और कल से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। तो 2 चरणों में इस बजट सत्र को बांटा गया है। पहला चरण कल से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां संसद की कार्रवाई से पहले सर्वदलीय यानी सभी दलों के साथ बैठक की गई और कल से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यह बजट सत्र 2 चरणों में बांटा गया है, जिसका पहला चरण वो कल से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की हरप्रीत बबला नई मेयर बन गई। उन्होंने क्रॉस वोटिंग के बाद 2 वोटों से चुनाव जीता। भाजपा उम्मीदवार को 19 वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। मेयर चुनाव में भाजपा के पास सिर्फ 16 पार्षद का समर्थन था। आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 के अलावा एक सांसद मनीष तिवारी समेत 20 वोट थे। आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत था, बावजूद इसके उनके उम्मीदवार की हार हो गई। मेयर चुनाव के नतीजे से साफ है कि यहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के 3 वोट भाजपा के पक्ष में चले गए। 2024 में हुए मेयर चुनाव में धांधली हुई थी, तब चुनाव अधिकारी ने वोटों पर क्रॉस लगा दिया था, जिससे भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। और ये सब करते हुए ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और दोबारा काउंटिंग के आदेश दिए थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा विजयी घोषित हुए थे और चंडीगढ़ मेयर पद में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। तो महाकुंभ में भगदड़ को लेकर शुरू हुई सियासत से लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से बातचीत की है और इस दौरान संजय निषाद ने भगदड़ पर अपने विवादित बयान के पीछे की सच्चाई इंडिया वॉइस के कैमरे पर सुनाई। इंडिया वॉइस ने संजय निषाद से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। मौनी अमावस्या का मुहूर्त शुरू होने से पहले अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई। और उसके बाद में जिस तरीके से भगदड़ को लेकर जहां सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी, वहीं सियासत भी गर्मा गई। इसी दौरान कई बयान भी आए। उसमें एक बयान खुद योगी सरकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान जो वायरल हुआ, वो कहीं दौरे पर थे। वहाँ पर उनसे जब पूछा गया भगदड़ को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जी खुद, हम इनसे जानेंगे आखिर ये बयान कितना सही था। देखिए, मैं घटना से खुद स्तब्ध हूँ और गंगा पुत्र होने के नाते गंगा घाट पर जो घटना घटी उसे मैं ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि लोगों को कैसे सांत्वना दी जाती है। कल जो घटना घटी बिना आधिकारिक पुष्टि को, जो मेरा बयान करोड़ों श्रद्धालुओं को भय पैदा कर सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ पत्रकार साथी यही चलाते कि संजय निषाद ने इसकी पुष्टि की, इतने लोगों की मृत्यु हुई। वैसे जो मैंने कुंभ में एसएसपी का जो बयान सुना था, वो कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई। मैं तो वहाँ था नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, तो मैं कैसे स्वीकार कर लेता घटना घटी है। मैं संवैधानिक पद पर हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते कोई भी घटना जो घट गई हो उसे आगे नुकसान न हो उसे रोकना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। घटना दुखद है और मेरी सांत्वना मृतक परिजनों के साथ है और मेरे बयान से अगर किसी को कोई ठेस पहुँची हो तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ। और मेरा आशा किसी का दिल दुखाना नहीं था, मेरा मकसद केवल घटना को और बढ़ने से रोकना था। इसलिए मुझे कोई बहुत ट्रोल किया जा रहा, लोग ट्रोल करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि दुखद घटना पर सभी मृतक परिवारों के साथ खड़े रहें और आगे ऐसी घटना न घटे उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि नागरिक सबके हैं और हम सब लोग मिलकर हैं।
निशाने पर भगदड़ के बाद में निशाने पर सिर्फ आपका बयान नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से दावे थे महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के, उसमें जो भगदड़ मची इसको लेकर विपक्ष हावी हो गया है। चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, या चाहे खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, ये लोग सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका कहना है कि महीनों से तमाम विज्ञापन और पोस्टरबाजी और तमाम प्रसार के बावजूद जिस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था की गई, वो अव्यवस्था श्रद्धालुओं पर भारी पड़ गई, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। देखिए, हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मैं कहूँ कि उनके जो नाना थे, उस समय भी घटना घटी थी, हजारों लोग मरे थे, कि उसका उनके ऊपर हर आदमी को सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के समय पुल टूटा था, घटना घटी थी, घटना घटी, चूक होती है, उस पर सबको मिलकर सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। आगे घटना न घटे उस पर विचार चर्चा होनी चाहिए। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन कभी ऐसा हो तो हमको लगता है कि लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश का एक छवि है, बड़ा राज्य है, बड़े राज्य में बड़ी व्यवस्था है। इस राज्य में दूसरे प्रदेशों के लोग ढेर सारे, बहुत लोग आए हुए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने में हम लोग, प्रशासन और जो शासन है, ये पुलिस व्यवस्था है, ये प्रथम में तो अपने प्रदेश की व्यवस्था के सहारे तो सारे प्रदेश चलते हैं। हम पुलिस का मनोबल थोड़ी गिरा सकते हैं, पुलिस के मनोबल कैसे तोड़ने की नहीं है। इतनी बड़ी घटना को रोकने में प्रयास रहे और मतलब उसको आगे बढ़ने में हम लोग रोकने में ज़्यादा कामयाब रहें। आगे उम्मीद रखते हैं कि इस पर जल्दी सभी लोग मिलजुल के विचार करेंगे कि आगे को। तो सुना आपने, जैसा कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का साफ कहना है कि अगर हादसा हो गया तो हादसे पर राजनीति करने की जगह जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके साथ सत्ता विपक्ष सबको खड़े होना चाहिए और उनका किस तरीके से दुख दर्द उनका कम हो, इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए, ना कि उस पर सियासत हो। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, सूचना के अभाव में उनके अंदर ये आशंका जन्म ले रही है कि कहीं उन्होंने अपने परिवार परिजनों को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय ये है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वालों की सूची जारी कर दे। अगर मृतक चिन्हित नहीं है तो उनके वस्त्र दिखाकर पहचान कराई जाए। इस प्रयास से आशंकाओं का उन्मूलन होगा और तीर्थयात्रियों में इस आशा का संचार होगा कि उनके अपने खोए जरूर हैं, लेकिन आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। तो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सुनवाई गुरुवार को नहीं हो सकी। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अस्वस्थता के कारण, यानी कि अस्वस्थ थे वो, उसके कारण जिरह को स्थगित कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को निर्धारित की है। ये मामला 2018 का है, जब भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 5 साल तक कोर्ट में चली कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी की गैर हाजिरी के कारण दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। राहुल गांधी जी के मुकदमे में PW1 जो वादी मुकदमा विजय मिश्रा जी हैं, उनसे जिरह होनी थी। वो माननीय न्यायालय में उपस्थित भी आए थे, परंतु विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा इलनेस प्रार्थना पत्र दिया गया था और उस प्रार्थना पत्र को कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय ने 11 फरवरी की तिथि नियत किया है और उनको अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। 11 फरवरी 2025 को उनको जिरह करनी पड़ेगी। तो यहां पर कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, यानी बढ़ गई हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एहसान मोहम्मद चौधरी, हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और सपा की आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा जो है किसी कीमत पर इस सीट को
होना नहीं चाहती है। और सपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पे जुटे हुए हैं, अखिलेश यादव भी इसकी कमान संभाले हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सपा के जो विधायक हुआ करते थे अवधेश प्रसाद की सीट खाली होने के बाद जो है यहाँ पे जो है अब ये सीट खाली हुई है, उसी के मद्देनजर उपचुनाव हो रहा है। और ये देखने वाला होगा कि उपचुनाव में जो है सपा जीतती है भाजपा। और ये हमारे साथ जो है यहाँ रणनीति समाजवादी की एकदम स्पष्ट है। जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की रणनीति है और हम लोग इस चुनाव को उसी रणनीति पे लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ इस चुनाव में उसी पीडीए की रणनीति पर इस चुनाव मैदान में है। खासकर यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए जो बुनियादी मुद्दे हैं वो है आवारा पशुओं का, यहाँ क्षेत्र के नौजवानों को शिक्षा का अवसर न मिलना, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की महंगाई और खासकर यहाँ पर जो व्यापारी तबका है उसका जो उत्पीड़न हुआ यहाँ पर इस डेवलपमेंट के नाम पर, ये हमारे यहाँ के मुद्दे हैं। विपक्ष का कहना कि समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर है, इस पर क्या कहना? देखिए, विपक्ष कहने को कुछ कह ले, मगर अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं 2024 के, जब उसने यही पकड़ अपनी दिखा रखी है, समाजवादी पार्टी ने दिखाई। और 2024 में लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा की सीट थी अयोध्या, वहां से अवधेश प्रसाद जी को जिताकर लोकसभा पहुंचाने का काम किया। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में इस सीट का और अवधेश प्रसाद जी का ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम रोशन करने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति चुनाव में क्या असर डाल पाएगी? किसकी गठबंधन की? पीडीए का जो इंडिया गठबंधन है, तो उसी गठबंधन के तहत हम लोग 2024 का चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हासिल करने का काम किया। और पीडीए की जो रणनीति है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति है और पूरी तरह से वो सफल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ने बताया कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी को महाकुंभ प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम बताकर अभद्रता और मारपीट की। इस मामले पर पार्टी के अध्यक्ष ने एफआईआर की मांग की है। आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी और कुंभ मेले के डीआईजी को शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले की कुव्यवस्था के संबंध में मीडिया वालों के सामने टिप्पणी कर रहे थे। उसी दौरान बीजेपी के 20 से 25 कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे और फिर मारपीट कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे अत्यंत गंभीर स्थिति बताते हुए तत्काल एफआईआर उन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी वाराणसी स्थित संतोष मूरत सिंह उर्फ मैं जिंदा हूं द्वारा मुझे दी जानकारी के अनुसार कुंभ में वहां की कुव्यवस्था के संबंध में उनके द्वारा टिप्पणी किए जाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ स्पष्ट दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और उन्हें दूसरे धर्म का बताते हुए उनके साथ घोर अभद्रता की। यह सब स्पष्टतया गंभीर आपराधिक कृत्य है। अतः मैं या देखो, अभी हमको जो है ना यहाँ पे जो है हम बाइट दे रहे थे चैनल पे और हमको जो है बीजेपी के कार्यकर्ता लोग आए के हमको मारे हैं और हमारा बोर्ड भी फाड़ दिए पूरा। यहाँ दुकान प्रशासन सब खड़ा है, हमको मार के कह रहे हैं आप चलो उधर साइड में, आप हिंदू नहीं मुसलमान हो। यहाँ पे भी मैं साबित करूँ, कहाँ कहाँ साबित करूँ? मारे पीटे, हमारे कपड़ा फाड़ दिए, बोर्ड फाड़ दिए सब। पुलिस में जाए, पुलिस से यहाँ पे पूछ सकते हैं, बताओ हमको मरा हुए घोषित तो पहले ही किए और हमको जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग 20-25 आप मीडिया में बाइट दे रहे थे, आके हमको मारे, हमारे कपड़ा। अगली खबर महोबा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी के घर में हुई चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर आश्वाराम धोबी के नेतृत्व में संचालित अस्सू गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 11 दिन पहले हुई इस वारदात का पुलिस की 5 टीमों ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया और अभी भी
गैंग का एक सदस्य फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस टीम की इस कामयाबी पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम देकर हौसला अफजाई किया है। पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा आज खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ माल की बरामदगी की गई है। सर, किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम रहा है? बिल्कुल ब्लाइंड चोरी थी और किस प्रकार से पुलिस टीमों के द्वारा गठन कर खुलासा किया गया है? देखिए, इसमें बता दें 19 जनवरी को चोरी हुई थी। इसमें जो वादी मुकदमा है उसके द्वारा एक शादी समारोह में सम्मिलित होने गया जाया गया था। इसमें रात के 10 से 11 बजे के बीच में वो शादी समारोह में गए थे। उसी के बीच में जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि ताला तोड़ करके चोरी हुई है। ये सेंसिटिव इसलिए था क्योंकि घर से एक लाइसेंसी शस्त्र चोरी हुआ था, कार्ट्रिजेस चोरी हुए थे। तो इसमें प्राप्त तहरीर पे थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में टीमें हमने 5 गठित की थी। इसमें एसओजी, सर्विलेंस, सभी चौकी इंचार्ज सभी को हमने लगाया था। इसमें काफ़ी अथक प्रयासों के बाद सीसीटीवी कैमरा, टेलीफोनी, मोबाइल टेलीफोनी, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सभी के माध्यम से इसमें काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया गया है। क्योंकि ये नई कॉलोनी थी, मैं बता दूं, इसमें कैमरा वगैरह का बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाया था क्योंकि नई बस्ती बस रही है, नए घर थे, तो अभी लोगों ने कैमरा नहीं लगाया था। तो काफ़ी मेहनत की गई। इसमें 3 अभियुक्त हमने हिरासत में लिए हैं, जिनके पास से जो 2 अवैध असला और बाइक जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। घटना में जो चोरी हुआ था लाइसेंसी शस्त्र वो बरामद हुआ है, कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, 2,25,000 के आसपास नकद कैश बरामद हुआ है और 40 ग्राम के आसपास पीली धातु बरामद हुई है। इसमें एक अन्य इनका साथी है जिनको बातचीत किया है, उसको भी जल्द हम लोग हिरासत में लेंगे। पुलिस टीम को सर कोई इनाम दिया गया है? मेरी तरफ से सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 10,000 का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। ये थे महुआ के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि किस तरह से पूरी घटना का खुलासा किया गया है। महुआ से सारिक नवाज, इंडिया वॉइस। तो मेरठ सर्विलांस टीम ने 122 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और मोबाइलों की जो कीमत है वो तकरीबन 26 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी और एसपी देहात में पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को जानकारी देते हुए सर्विलांस ने कड़ी मेहनत से इतनी बड़ी तादाद में मोबाइल बरामद किए हैं। अपने खोए मोबाइलों को पाकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और एसपी सिटी और एसपी देहात ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की। तो अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां स्कूल जा रही एक प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर को उसके सिरफिरे प्रेमी ने जिंदा जला दिया। रास्ते में पेट्रोल डालकर प्रेमी ने शिक्षिका को आग के हवाले कर दिया। महिला टीचर की जलकर मौत हो गई। इस घटना में प्रेमी भी झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षिका नीलू की शादी 2 मार्च को होने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटना फॉरडौर थाना क्षेत्र के लोली गांव की। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लॉन्ड्री और क्लीनिंग स्वीपिंग करने वाले धांधलेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए नियम शर्तों का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं और किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लॉन्ड्री और क्लीनिंग स्वीपिंग की उत्तम व्यवस्था नहीं है। शासनादेश में उल्लिखित क्वालिटी इंश्योरेंस टीम से भी इंस्पेक्शन नहीं कराया गया। तो खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देहरादून के जंगल में एक नाबालिग लड़की का शव मिला, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के थाना पडुआ इलाके की रहने वाली नाबालिग लड़की, जो कि 4 दिन पहले दूसरे समुदाय का लड़का लेकर फरार हो गई थी और कल उस लड़की का शव देहरादून के जंगल में पाया गया। मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तनाव को देखते हुए गाँव में भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आज मिल्कीपुर से कुमारगंज तक जबरदस्त रोड शो किया और हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा और समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे गूंज उठे। आज समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने पार्टी प्रत्याशी अजीत यादव के समर्थन में विशाल रोड शो किया और ये रोड शो मिल्कीपुर से कुमारगंज तक किया। समर्थकों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और अन्य दलों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है।
तो खबर बहराइच से है, जहां दबंगों ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की। दरअसल अधिवक्ता को गाली देने से विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मारपीट में अधिवक्ता का हाथ कट गया। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में अधिवक्ता का मेडिकल परीक्षण करवाया। आपको बता दें कि अधिवक्ता से मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। मारपीट का मामला है, देहात कोतवाली से कांस्टेबल लेके आए थे, उसको देख लिया गया है, उसका मेडिको लीगल कर दिया गया है और बाकी जो प्राथमिक उपचार था, टांका लगना था, वो लगवा करके बाकी दर्द की दवाएं उसको लगा करके भेज दिया गया। तो खबर बांदा से है, जहां शरारती तत्वों ने एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अज्ञात तत्वों ने एक मस्जिद के मुख्य गेट पर जय श्री राम और हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह को लगा दिया। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इसको देखकर पुलिस को सूचना दी और मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मस्जिद की दीवारों को धुलवाकर माहौल को बिगड़ने से बचा लिया। सुबह ही नमाज के बाद मस्जिद से निकले लोगों की नज़र मस्जिद के मुख्य गेट पर पड़ी, तो मस्जिद के गेट पर दीवारों पर गेरुआ रंग से जय श्री राम लिखा हुआ था और देखते ही देखते मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह स्थिति बिगड़ने से रोक ली। 29 जनवरी की सुबह थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर स्थित एक मस्जिद की दीवारों पर उसके धर्म से अलग एक धार्मिक नारा लिखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जनता की मदद से उनके द्वारा उस नारे को साफ कराया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को नारा लिखने वाले व्यक्ति की तलाश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। मौके पर कोई तनाव नहीं है, कानून और शांति व्यवस्था कायम है, कोई समस्या नहीं है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।